हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। है तो ये वाला चैप्टर छोटा सा ही, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस से ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये वाला चैप्टर जिसका नाम आता है आपका विकास। गाइस, उसमें हम ये देखेंगे जो विकास डेवलपमेंट हमारा टॉपिक होगा आज का, कि विकास होता क्या है हमारे नेशनल, हमारी कंट्री के हिसाब से विकास क्या होगा, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर विकास को देखें तो वो क्या होता है, एंड उसे मेज़र करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं होती है, विकास में क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, हमारे देश की इसमें क्या कंडीशन आ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। गाइस, तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए हमारी पूरी इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर होने वाला है। मैंने बहुत देखा है गाइस ऐसे बच्चों को जिनको बेचारों को ये तक नहीं पता होता कि मतलब विकास डेवलपमेंट चैप्टर तो है, लेकिन यार उसमें विकास में क्या होगा, वे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि विकास है क्या, क्या होना है इस चैप्टर में कुछ भी। तो गाइस, मैं किस कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया है तो आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि विकास होता क्या है, एंड विकास को इस चैप्टर में क्यों रखा गया है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट, तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड अपना चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है, जैसा भी मतलब किस तरीके का बन सकता है, वो भी हम समझ लेंगे इसमें। तो लेट स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वाली तालिका से। जैसा कि गाइस इस तालिका में आपकी कम्युनिटी बना दी गई है, यानी किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं अगर उनकी कम्युनिटी बना दी जाए तो इसका तालिका में भी ऐसे ही कम्युनिटी बना दी गई। और इस साइड में इस कम्युनिटी के किन किन लोगों की मतलब कम्युनिटी बन, इससे सबसे पहले नंबर पर आता है आपका भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है कृषि करने के लिए। ठीक है, फसल उपज मतलब फसल उगाने के लिए उनके पास भूमि नहीं है और वो मजदूरी पर निर्भर करते हैं। गांव के हैं तो जाहिर सी बात है, या तो शहरों में फैक्ट्री में जाएंगे, या फिर गांव में जो लैंडलॉर्ड होते हैं, रिच जो ज़मीन रखने वाले लोग होते हैं, या फिर उनके पास वो मजदूरी करेंगे। तो एक मजदूर मतलब अब क्या विकास देख सकता है कि मेरा विकास कैसे हो। गाइस, यहाँ पर जो ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, इसका विकास कैसे हो सकता है, तो ये बेचारा ये ऐसे देखेगा कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ जितने ज़्यादा दिन मैंने काम किया है तो मुझे उसकी बेहतर मजदूरी मिल जाए, तो मेरा विकास होगा, मतलब मेरा कुछ डेवलपमेंट होगा, है ना। अब स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, यानी हम ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास मजदूरी तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं इतना ज़्यादा कि हम अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज सके पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, जो हमारे बच्चे कामयाब हो। तो वे ये चाहेंगे बेचारे अपने विकास को लेकर के कि कहीं लोकल एरिया में ही कोई ऐसा बेहतरीन स्कूल मिल जाए जिसमें हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके। तीसरा, हमारे साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, और अगर हम कम्युनिटी में कोई नेता के तौर पर उभरना चाहे तो हमारे हमें कोई ये ना बोले कि ये तो इस जात का है, ये तो इस कास्ट का है, ये कैसे नेता बनेगा, हम पे कोई हंसे ना, मतलब इस तरीके से हमें पूरे सपोर्ट के साथ, मतलब जिस कम्युनिटी के भी हम हैं तो हमें वहाँ पर नेता बनने का भी एक अवसर प्राप्त हो, तो ये इसका विकास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा आता है आपका पंजाब के समृद्ध किसान, यानी किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। यानी जो पंजाब का एक समृद्ध किसान है, बहुत बड़ा जो किसान है, उसके पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन है, तो उसका वो विकास को किस नज़रिए से देखेगा, वो ऐसे देखेगा कि वो जो फसल उगाता है, बड़ा किसान है जैसा, तो उसकी फसल के हिसाब से उसका जो रेट दिया जाए, जब वो बाज़ार में अपनी फसल को सेल कर सके तो वहाँ पर उसे बेहतरीन रेट मिल सके। दूसरी चीज़, उसे जो मज़दूर लेबर के तौर पे जो चाहिए है ना, लेबर जो चाहिए उसे, तो वो लेबर मुझे अच्छी मिले, मेहनत करने वाली मिले, ईमानदारी के साथ में, और सस्ती मिल जाए। फिर पारिवारिक आय मेरी इतनी ज़्यादा हो कि मेरे बच्चे जो है वो विदेशों में भी जाके बस सके, है ना। तो उस वो अपने विकास को इस तरीके से देखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाता है ये आदमी, ये बेचारा छोटा मजदूर लेवल का, मतलब इसके पास भरण पोषण करने के तक ही ये अपने विकास को सोचेगा, फिर ये और ज़्यादा ऊपर उठ के अपने विकास को सोचेगा। बस इसमें देखने वाली डिफरेंस वाली यही बात है गाइज। फिर तीसरे नंबर पर आता है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है, यानी फिर ऐसे भी किसान हैं बेचारे जिनके पास सिंचाई तक, अपनी क्रॉप को सींचने के लिए उनके पास पानी तक नहीं है, वो इसी पर निर्भर रह जाते हैं कि कब वर्षा होगी और हमारी फसल ग्रो करेगी, तो उसके हिसाब से विकास अलग हो सकता है। ठीक है गाइज।
ऐसे ही भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है, उसका उसके हिसाब से विकास अलग देखेगी। वो शहरी बेरोजगार युवक है, वो विकास को अपने नज़रिए से देखेगा। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, उसका विकास और अलग होगा। फिर आ जाता है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसका विकास अलग से होगा। यानी वो विकास को अपने नज़रिए से देखेगी। कैसे? जैसा कि यहाँ पर बोला भी गया है कि उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिले और वो अपने फैसले खुद कर सके, वो अपनी पढ़ाई विदेश में जाके कर सके, उसे कोई रोक टोक ना हो किसी भी तरीके की। तो ये उसका विकास होगा उसके हिसाब से। ऐसे ही नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, तो उसका विकास उसके हिसाब से अलग होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी या कास्ट या रिलीजन, कुछ भी आप देखो, या कंट्री, ठीक है, उनके अपने अपने हिसाब से विकास अलग अलग हो सकते हैं। मैटर नहीं करता कि जो एक पर्सन को विकास दिखाई दे रहा हो कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ये विकास होगा, तो दूसरे पर्सन को भी वो विकास दिखे। हो सकता है दूसरे पर्सन को वो विनाशकारी कार्य लगे कि यार ये तो सत्यानाश कर देगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, पहले अभी थोड़े कुछ टाइम पहले, मतलब अब से 40-50 साल पहले ऐसा होता था कि कोई, मतलब जो स्कूली एजुकेशन लेना बहुत बुरा माना जाता था कि अगर गर्ल्स को आप है ना, मतलब इस नज़रिए से देखते थे कि गर्ल्स अगर स्कूल में पढ़ लेगी तो वो मतलब घर पे रह नहीं पाएगी, वो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। और ग्रामीण एरियाज़ में तो अक्सर ये बिल्कुल मतलब 99% तक ये प्रॉब्लम थी। अब बट वहीं अगर दूसरे लेवल पे देखें तो कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जो वो इस बात को नकारते थे, है ना, या कुछ कंट्री के लोग ऐसे थे जो वो इस बात को नकारते थे और नहीं, बराबर के नहीं, लड़कियों को भी बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मतलब ज़्यादा धार्मिक शिक्षा पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे कि धर्म की शिक्षा ली है तो बंदा बेहतर कार्य कर रहा है, बट अगर इधर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया तो इनको ये हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से धारणा बना रखी थी। तो ये तो रही सारी समझाने वाली बात कि विकास मतलब होता क्या है, किस तरीके से वो देखा जाता है, क्या नज़रिया होता है विकास पे। अब ऐसे ही जैसा कि मैंने अभी ये चीज़ मैं इस स्लाइड में भी आपको दिखा दूँ, वहाँ तो मैंने तालिका के हिसाब से समझाया है, बट यहाँ पे मैंने वैसे ही ऐड कर लिया है कि लोगों को विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वह विकास ना हो, है ना, दूसरे के लिए भी वह विकास हो। यहाँ तक कि हो सकता है कि दूसरे के लिए वो वह विनाशकारी भी हो सकता है। क्या क्या रखे गए हैं विकास में आय, और जो दूसरे लक्ष्य रखे जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि ज़्यादा आय को काउंट किया जाता है विकास के लिए, जब हम किसी कम्युनिटी का विकास निकालें या दो राज्यों का विकास निकालें, है ना, कि मान लेते हैं पंजाब और केरला दो स्टेट है, तो हम अगर उनका मेज़र करने लगे कि कौन से का विकास, कौन से का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर मेज़र करने के लिए हम क्या देखेंगे, उन दोनों राज्यों की ज़्यादा आय, मतलब आय देखेंगे कि यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बराबरी का व्यवहार कैसा होता है, मतलब आपस में ऊंच नीच तो नहीं है ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच में, कोई ज़्यादा रिच हो गया, कोई ज़्यादा गरीब हो गया, ऐसे करके। या धर्म, मतलब फिर स्वतंत्रता को देखते हैं, यहाँ पर कितनी आज़ादी है, काम की सुरक्षा कितनी है, लोगों के पास सम्मान और आदर, मतलब एक दूसरे के प्रति कितना है, परिवार के लिए सुविधाएं और वहाँ का वातावरण आदि, ये सारी राष्ट्रीय विकास की धारणा मानी जाती है। यानी किसी भी राष्ट्र का अगर विकास देखा जाए, डेवलपमेंट देखा जाए, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेज़र करेंगे, पहले इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, और फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के विकास का हम एक इंडेक्स तैयार करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर विकास है, मतलब हाई लेवल का विकास है, लो लेवल का विकास है, मीडियम विकास है, कौन सी रैंक इसको दें हम, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आ जाता है गाइज आपका यहाँ पर जैसा कि मैं अगर समझाऊं कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व बैंक गाइज मैं आपको बता देती हूँ, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, बहुत सारी इसकी कंट्रीज़ इसके सदस्य देश हैं, और जो भी कंट्रीज़ इस विश्व बैंक के या वर्ल्ड बैंक इसको बोल देते हैं, और जो भी कंट्रीज़ इस वर्ल्ड बैंक के या विश्व बैंक के सदस्य हैं ना गाइस, उन सब की ये के विकास पर काम करती है, वहाँ के डेवलपमेंट पर काम करती है। तो उसने एक रिपोर्ट निकाली थी 2006 में, और वो आंकड़ा था 2004 का, यानी रिपोर्ट तो वो 2006 में आई, रिपोर्ट तो बाद में ही आएगी, पहले तो सर्वे होगा, तो सर्वे जो हुआ था 2004 में हुआ था। देखा गया था कि प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है, यानी एक साल में 4,53,000 रुपये कमाता है हर व्यक्ति, तो वह देश क्या कहलाएगा, वह देश आपका समृद्ध देश कहलाएगा और विकसित राष्ट्र कहलाएगा, यानी इसका विकास हो चुका है इसका। हम वहीं दूसरे लेवल पे जिनकी आय
यानी 37,000 रुपये हर एक साल में एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 37,000 रुपये है, या फिर इससे भी कम है, तो वो देश आपका विकासशील देश कहलाएगा। ठीक है गाइज, यानी निम्न आय वाला देश कहलाएगा। विकासशील, देखो दो वर्ड्स होते हैं गाइज, आप देखा है हमने, विकसित, ठीक है, और एक वर्ड होता है आपका ये नीचे जो हमने देखा है गाइज, विकासशील। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है गाइज। जो विकसित देश है आपका वो तो ये है कि वहाँ पर विकास हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है उस कंट्री में कुछ भी। ठीक है, विकासशील का मतलब होता है कि ये प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है धीरे धीरे, ज़रूरत है इसमें और ज़्यादा सपोर्ट देने की। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना गाइज। अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं कि वो विकसित को विकासशील बोल देते हैं और विकासशील को विकसित, डिफरेंस मतलब उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं होता। फिर ऐसे ही दूसरा पॉइंट आता है, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों की शिक्षा के स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। यूएनडीपी यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ आपको गाइज, ये एक संस्था है इंटरनेशनल जो आपके विकास की रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि मतलब अभी तो आपने बोला था मैम ऊपर के वर्ल्ड बैंक है विकास की रिपोर्ट निकालता है, अभी आप बोल रहे हैं कि यूएनडीपी विकास की रिपोर्ट निकालती है। वर्ल्ड बैंक के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यूएनडीपी जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट पर कार्य करती है। ये वर्ल्ड बैंक के अंडर में आती है और सिर्फ विकास रिपोर्ट निकालने का कार्य करती है, जबकि वर्ल्ड बैंक जो है आपका वो आपके और भी बहुत सारे कार्य देखता है गाइस। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। और इसमें बोला गया है कि यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई थी मानव विकास के, जिन्हें बोला जाता है कि मतलब किसी कंट्री के जो मनुष्य है, वुमन जो है, पीपल है, वहाँ की जो जनरेशन है उनका विकास को लेके अलग अलग कंट्रियों के, तो उन्होंने माना था कि राष्ट्रीय विकास का अनुमान हम किस आधार पर लगाते हैं, तो 3 चीज़ों को लेके हम राष्ट्रीय विकास का अनुमान लगाते हैं। उन 3 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आती हैं गाइस, शिक्षा का स्तर, फिर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, और तीसरा अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, इन 3 कंडीशंस के आधार पर वो विकास की रिपोर्ट को तैयार करते हैं, 3 चीज़ों पर स्टडी करके, वहाँ का आंकड़ा तैयार करके। आई थिंक मुझे लगता है गाइस आपको क्लियर होगा। फिर भी और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो गाइस तो ज़रूर आप मुझे कमेंट किया करें, मुझे ये भी बताया करें गाइस कि हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। मतलब आप कमेंट किया करें गाइस, क्योंकि आपका कमेंट हमारा सपोर्ट है गाइस, ये हमारी जान है गाइस। अगर आप हमें कमेंट करोगे गाइस तो ये सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, हमारा चैनल इससे ग्रो होगा गाइस। तो प्लीज़ हेल्प करिए हमारी थोड़ी सा, कि हम अपने डेवलपमेंट या विकास चैप्टर को देख रहे हैं तो उसको लेके जो विकास की रिपोर्ट निकालते हैं, जो विकास पर कार्य करते हैं, उन लोगों ने कोई धारणा बना रखी है मतलब अपनी, तो वो क्या धारणा है, ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादक को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, वही आपका विकास हो जाएगा। यानी इन्होंने धारणा ये बनाई यहाँ पर कि विकास क्या होगा। ठीक है, धारणा का मतलब होता है कि विकास क्या होगा, ये धारणा रखी गई है विकास की, आपके डेवलपमेंट की। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा काम करने का तरीका, और हमारी जो वर्तमान की नस्ल है, जो प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, उसकी सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए उससे, उस काम से, उस प्रोसेस से हमारी, और आने वाली नस्ल को कोई नुकसान भी ना पहुँचे उससे। तो ये आपका विकास की धारणा के अंतर्गत आता है गाइस। दूसरी चीज़ आती है आपका औसत आय। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपका औसत आय निकाली जाती है, और यही औसत आय गाइस आपकी प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, जैसा कि औसत आय है, शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, अभी ऊपर धारणा देखी है विकास की, तो ये क्लियर हो जाएंगे आपको, तो आपको चैप्टर फिर बिल्कुल इजी लगेगा। तो इसलिए मैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर करा रही हूँ, जितने भी आपके चैप्टर से संबंधित ये कीवर्ड्स हैं ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो औसत आय बताया अभी कि देश की जो कुल आय है, जितनी भी इनकम होती है हमारी कंट्री को, टोटल इनकम मतलब हमारी सरगम की को हमारी देश की टोटल जनसंख्या से भाग देने पर हमारी औसत आय निकल जाती है, और इसी औसत आय को आप प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
ठीक है। अब आता है आपका शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी शिशु मृत्यु दर क्या होता है, मान लेते हैं 2024 में 1000 बच्चे पैदा हुए, जो 1 साल की आयु जिन्होंने कंप्लीट कर ली हो, तो ये अनुपात निकालेंगे और यही अनुपात आपका शिशु मृत्यु दर कहलाएगा गाइस। फिर आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है, 7 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। यानी 7 वर्ष और 7 वर्ष से ऊपर के भी लोग हमारी जनसंख्या में पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं, उनका अनुपात जो है वो आपका साक्षरता दर कहलाता है। फिर एक कीवर्ड आता है आपका निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है गाइस, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत आपका उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी 6 से 10 वर्ष की आयु के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और वो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, जब उनका अनुपात निकालेंगे ना हम, तो वो कहलाएगा। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, देश के अंतर्गत, यानी जीडीपी भी जिसे आप बोलते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं मैम जीडीपी क्या होता है, तो यहाँ पर ये जीडीपी ही जो इसको इंग्लिश में जीडीपी बोलते हैं और हिंदी में उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। देश के अंतर्गत उत्पादित यानी पैदा होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली, जनरेट होने वाली, है ना, बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय, यानी विदेशों में जितने भी हमारी कंट्री के लोग जा करके अच्छी नौकरी के लिए काम करते हैं ना, उनकी भी इनकम को जोड़ लिया जाता है। और हमारे यहाँ जितना भी चीज़ें उत्पादित हो रही है, जिनसे हमारे देश को आय हो रही है, इनकम हो रही है ना, तो उनको भी जोड़ के आपकी टोटल जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है, यानी आपकी जीडीपी कहलाती है। अच्छा गाइस, विकास में एक और चीज़ आती है, जैसा कि यहाँ पर ये तालिका है, 2 देशों की तुलना की है इन्होंने। ठीक है, एक देश आपका का रखा है और एक देश आपका खा रखा है। अब आप नीचे वाले डायग्राम को देखिए, ये तो आपका देश का है और ये यहाँ पर आपका देश खा है। इस देश में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, इन्होंने गाइस, ये आदमी जो है वो 4 कुर्सी है और इस पर 5 आदमी हैं, मतलब सभी को बैठने की जगह मिल रही है इन पर अच्छे से, और ये बैठ भी गए हैं। लेकिन यहाँ खा देश जो है आपका गाइस, आप देखोगे 4 कुर्सियों पर तो एक ही आदमी मज़े ले रहा है और ये 4 आदमी जो है बेचारे, वो 2 कुर्सियों पर, इन पे अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा। तो इस डायग्राम में पूछा है कि आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करोगे। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर लोग उत्पादन करते हैं और उसको अपने यूज़ में भी ले आते हैं अच्छे से, या एक ऐसी कंट्री में कि जहाँ पर वो उत्पादन तो करते हैं लेकिन उन्हें मिलता बहुत कम है, वो अपना भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है उस कंट्री में। यानी एक आदमी के पास तो इतना ज़्यादा माल है कि वो मतलब छोटे आदमियों से छीन करके या फिर किसी भी तरीके से लेकर के ऐश करता है। दूसरी तरफ ऐसे मज़दूर लोग हैं कि वो बेचारे अपना अच्छे से भरण पोषण भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप बोलेंगे कि मैम क्या कंट्री में रहना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। और गाइस, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये हमारी इंडिया की कंडीशन को भी डिनोट करता है, दर्शाता है। ये सब चीज़ें हमारी कंट्री में बहुत अच्छे से चलती हैं, मतलब सबको पता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है हमारी कंट्री में कि एक तरफ तो वो लोग हैं और बड़ी संख्या में है कि जिनका भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन गिने चुने कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देश की पूरी संपत्ति के मालिक बने हुए बैठे हैं। पर ये जो का कंट्री है आपकी, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, या फिर अगर देखें तो अरब वाली कंट्रीज़ में ये चीज़ें आती हैं, इधर वाली। गाइज़, मैंने इस लेक्चर में स्लाइडें तो बहुत सारी ऐड की है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो गाइज़, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी स्लाइड अच्छे से रीड करना है। गाइज़, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, आपको ये लेक्चर सुनने के बाद, चाहे आप इसे देखें भी नहीं, आँख बंद करके सुन ही ले 2 बार, तब भी आपको ये विकास टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे आने वाली क्लासेस में भी इससे संबंधित अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ भी ये गाइज़ आपकी हेल्प करेगा। अब ऐसे ही ये एक तालिका आ जाती है गाइज़, इसमें राज्यों का डिफरेंस बता दिया गया है विकास का, कि मतलब राज्यों का डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो आय का डिफरेंस बताया है इन्होंने, जैसा कि हरियाणा है आपका, केरल है, बिहार है। अब हरियाणा की इनकम इतनी है, प्रति व्यक्ति आय मतलब 1,80,000 रुपये के आसपास हर व्यक्ति कमाता है वहाँ पर।
केरला में भी 1,63,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन बिहार में देखो 34,000 मतलब प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। तो ये लो लेवल का विकास, यानी इसे विकासशील बोल सकते हैं आप बिहार को, राज्यों की तुलना अगर करेंगे। और ये हरियाणा आपका विकसित में, केरला भी विकसित राज्य में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एक तालिका ये है गाइज आपकी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि विकास का मेज़र किस तरीके से करते हैं। तो 3 चीज़ें देखते हैं, शिशु मृत्यु दर देखते हैं, साक्षरता दर देखते हैं वहाँ का, यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं उस हिसाब से देखते हैं। वहाँ पर 1,000 व्यक्तियों में जो बच्चे पैदा हुए थे, 1 साल की कंप्लीट आयु पूरा कितने बच्चों ने की, वो वाली चीज़ है। और ये यहाँ पर आपकी प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है इधर। तो 3 चीज़ों पर मेज़र किया जाता है ना विकास को। ये 3 चीज़ें यहाँ इस तालिका में आपको दिखाई गई है, वो मैंने समझा दिया, लेकिन ऊपर आपको फिर भी अच्छे से क्लियर कर दिया गाइस। अब एक चीज़ और रह जाती है आपकी विकास के नज़रिए से, ये मानव विकास रिपोर्ट आती है आपकी। ये मानव विकास रिपोर्ट का मतलब होता है कि हर मनुष्य का विकास किस लेवल का है, यानी यहाँ पर एजुकेशन कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस स्लाइड को गाइज मानव विकास रिपोर्ट जो है ये इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें पता चल जाएगा कि मानव विकास रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। और फिर नीचे इन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। 2017 वाले आंकड़े हैं ये भारत के और उसके पड़ोसी देशों के, जैसा कि श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान, नेपाल और आपका बांग्लादेश आता है। अब यहाँ पर इस में तो इन्होंने प्रति व्यक्ति आय रख दी है यहाँ पर। इस स्लाइड में गाइज आपको HDI की फुल फॉर्म याद रखनी है। HDI की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, यानी ये वो वाला इंडेक्स है, ये वो वाली रिपोर्ट है जो हमारे विकास को बताती है। 80 देशों में से दी जाती थी, मतलब पहले, अभी नहीं। अब नीचे दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, ठीक है, ये हिंदी में नाम है इसका UNDP का, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। ये भी याद रखनी है, क्योंकि यही डेवलपमेंट या विकास की रिपोर्ट को निकालती है गाइज हर कंट्री की। तो इसके मुताबिक, यानी UNDP के मुताबिक साल 2023-24 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 193 देशों में से 134वां स्थान था। मतलब देखो कितना पिछड़ा हुआ है हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की इनकम कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है गाइस। ये इसमें देखने वाली बात है कि 193 कंट्रीज़ फ़िलहाल जो है इसमें आती है, UNDP के अंतर्गत आती है, जो जहाँ पे विकास की रिपोर्ट निकालती है UNDP, और उनमें से 134वीं रैंक जो है वो हमारे भारत की मानी जाती है। ये बात याद रख लेना आप, कभी पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 134वां। फिर ये आता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पर असर डालने वाले क्या क्या कारण हैं, मतलब क्यों नहीं हमारा देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा, विकासशील देशों में ही लटका हुआ है कई सालों से पिछले। तो भारत की रैंकिंग पर कौन सी चीज़ें असर डालती हैं। एक तो गरीबी दर, यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा संख्या में बसते हैं गाइस, जैसा कि मैंने अभी एक डायग्राम से भी आपको बताया है कि इतना डिफरेंस है हमारी कंट्री में कि गिने चुने लोगों के हाथों में सारी संपत्ति है, और गरीब जो मजदूर लेवल है वो इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में है, वो वाली चीज़। फिर है भूखमरी, यानी जितने भी ज़्यादा गरीब है तो जाहिर सी बात है उनको के पास भूखमरी आएगी ही गाइस। पर्यावरणीय मुद्दे, यानी यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो भी सही नहीं है। कहीं पे ज़्यादा, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे पेड़ काट दिए जाते हैं, कहीं पे जंगलों में आग लगा दी जाती है, हर बार इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सभी को पता है, हरियाणा पंजाब की साइड में। फिर आंतरिक असमानताएं हैं, यानी सबको जो है वो समान लेवल से जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती गाइस। और अब तो फ़िलहाल तो ऐसा चल रहा है कि सारी जॉब छीन ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से। आप बोलोगे कि सबको कैसे, मतलब तो यहाँ पर जैसा कि अगर मान लो मायावती की सरकार आती है तो वो अपने अपने लोगों को गवर्नमेंट में रख लेती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो अपने अपने लोगों को गवर्नमेंट में भर लेता है, यादव परिवार को। ऐसे ही अगर मान लेते हैं किसी और की सरकार आई तो वो अपने लोगों को भर लेते। तो इस तरीके से असमानता पाई जाती है बहुत ज़्यादा। महिला पुरुष में भी असमानता पाई जाती है, यानी पुरुषों को ज़्यादा कैपेबल समझा जाता है। अकॉर्डिंग कटाक्ष कर रही है, अगर आप बोलोगे कि मैम कटाक्ष कर रही है, तो मैं कटाक्ष मैं नहीं कर रही, बल्कि ये देखिए आपके मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पर असर डालने वाले कुछ कारण, जिनमें गरीबी दर, भूखमरी, पर्यावरणीय मुद्दा, आंतरिक समानता,
महिला और पुरुष असमानता है। तो ये कटाक्ष तो जो है वो रिपोर्ट्स की तरफ से है, मेरी तरफ से तो नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है गाइस यही हमारा लेक्चर था आज का। आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे चैनल को गाइस प्लीज़। और मुझे बताएं कमेंट में क्या आपकी हेल्प करनी है, मैं सच्चे दिल से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस बने रहे, अच्छे से मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और बहुत अच्छा करिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।